अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एमरात। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी डिफेंस एक्सपोर्ट की गई है इराक को, और GF-17 के बाद एक दूसरा इक्विपमेंट भी पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और मल्टीपल कंट्रीज़ उसको एक्वायर करना चाहती हैं। वो इक्विपमेंट है क्या, उसको डिस्कस करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि 9 सितंबर को इजरायली फाइटर जेट्स ने कतर में बम्बार्डमेंट की है। जी हाँ, कतर में बम्बार्डमेंट की है इजरायली फाइटर जेट्स ने। वहाँ हमास के एक लीडर थे, उनको निशाना बनाना था। और यहाँ कतर के जो राफेल यूरोफाइटर टाइफून, ये वो उनका इतना बड़ा फेलियर नज़र आया है जिसको पूरी दुनिया में इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो इराकी मिलिट्री की तरफ से कुछ वीडियोस और पिक्चर्स शेयर की गई हैं। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर इक्विपमेंट देखा जा रहा है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का ही एक कंपोनेंट होता है। और इराकी मिलिट्री के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल यारुल्लाह वो इसको विजिट कर रहे हैं। और इसके बारे में ऑफिशियली क्लेम किया गया है कि ये इराक ने बेसिकली पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदा है और TOT के थ्रू उसे खुद बनाया है। तो हम इससे पहले भी ये माजी में देख चुके थे कि इराकी डेलीगेशंस मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान में आते रहते हैं और ख़ास तौर पर वो नेस्टैप का दौरा भी करते हैं। और इसी चीज़ को हमने ऑलमोस्ट 6 से 7 माह पहले कंफर्म कर दिया था कि इराक GF-17 और ड्रोन्स वगैरह तो खरीदेगा ही, लेकिन उससे भी पहले वो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में इंटरेस्टेड है। अब यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर सिस्टम दिखाया गया है, ये बेसिकली पाकिस्तानी NRTC के तहत बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का ही एक कंपोनेंट है और उसकी TOT इराक ने ली है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस डिवाइस के तौर पर या इक्विपमेंट के तौर पर काम करता है, जिसका मकसद होता है कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, लेट्स सपोज कि अगर इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की रेंज 40 से 50 किलोमीटर है, तो उस पर्टिकुलर रेंज में दुश्मन के जो ड्रोन्स हैं और आपकी अपनी ट्रूप्स के जो ड्रोन्स हैं उनके दरमियान फ़र्क करना है अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम से। दूसरा, उन एनिमी ड्रोन्स को आपने लॉक करना है। फिर उसके बाद जैमिंग और स्पूफिंग जैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं जिससे एनिमी ड्रोन्स के खिलाफ सॉफ्ट किल्स की जाती हैं। अब इराक पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स में पहले भी इंटरेस्टेड था, लेकिन अब बहुत सी कंट्रीज इस वजह से इंटरेस्टेड है क्योंकि पाकिस्तान ने इन्हीं अपने मुल्की साख्ता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के थ्रू, जिसमें ट्राइडेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम आ जाता है, देन हमारे NRTC के EW सिस्टम, फिर गिड्स के EW सिस्टम्स, इन्होंने इजरायली मेड जो हैरोप और हैरोन ड्रोन्स थे, जब इंडिया उन्हें यूज़ कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, उन्हें बहुत बेहतर तरीके से न्यूट्रलाइज किया। यहाँ तक कि ब्राह्मोस मिसाइल के खिलाफ भी जो सॉफ्ट किल्स परफॉर्म की गई वो इसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के थ्रू थी, लेकिन वो हाई टीयर के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं। जो इराक ने रिसेंटली प्रोक्योर किया है या TOT के तहत बनाया है, ये ख़ास तौर पर सिर्फ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के खिलाफ है। लेकिन इससे पहले GF-17 थंडर पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर एक ब्राइट फेस था, लेकिन अब उसके बाद पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी, चूँकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, और इजरायली ड्रोन्स को जैम करना और स्पूफ करना कोई मजाक नहीं है। इजरायली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बहुत ज़्यादा टॉप नॉच समझा जाता है, तो हमने उस डोमेन में भी अपनी सुप्रीमेसी शो की है। इराक सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नहीं बल्कि उसके साथ साथ बहुत सा दूसरा इक्विपमेंट भी पाकिस्तान से आने वाले वक्त में लेगा, और जैसे ही उस पर भी मजीद अपडेट्स आएंगी हम आपको आगाह रखेंगे। इस डील की वर्थ क्या है और कितने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इराक ने पाकिस्तान से खरीदे हैं या उन्होंने बनाने हैं, इसकी अभी तक डिटेल्स मंजर यहाँ पर नहीं आई। अब दोस्तों, दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। 9 सितंबर को दोहा में, जो कैपिटल है कतर का, वहाँ एक पर्टिकुलर बिल्डिंग पर बम्बार्डमेंट होती है, यानी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स होती हैं। और सबको जो इसके बारे में अंदेशा था वो अंदेशा सही साबित होता है कि कतर में इसराइली फाइटर जेट्स ने आके बॉम्बिंग की है। और यहाँ इजरायली सोर्सेज ने कहा है कि हमास के एक हाई रैंक लीडर मौजूद थे जिनका नाम डॉक्टर खलीलुल हया बताया जाता है। वो कतर में मौजूद थे बेसिकली इसराइल और हमास के दरमियान होने वाली पीस टॉक्स को लेकर, क्योंकि कतर, मिस्र और दूसरी कंट्रीज उनको होस्ट कर रही थी। वहाँ इसराइल ने अब ये मुआहदा तोड़ते हुए उन पर बॉम्बिंग की। हमास के सोर्सेज कह रहे हैं कि वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को सर्वाइव कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कतर के पास 24 के करीब राफेल एयरक्राफ्ट हैं जो दुनिया के 4.5 जनरेशन के बड़े तगड़े एयरक्राफ्ट समझे जाते हैं। देन उनके पास यूरोफाइटर टाइफून्स हैं, फिर उनके पास F-15Q एयरक्राफ्ट हैं, और जो कतरी राफेल्स हैं उन पर मिटियोर मिसाइल भी लगे हुए हैं 150 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाले BVR मिसाइल्स। देन उनके साथ साथ उनके पास माइका मिसाइल्स भी हैं। फिर कतर का एयर डिफेंस सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है। उनके पास पैट्रियोट्स हैं PAC-3 सीरीज़ के 140 किलोमीटर प्लस की ऑलमोस्ट रेंज दे देते हैं। फिर उनके पास NASAMS है जो कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज के
सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स तक भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली फाइटर जेट्स ने अपने टारगेट्स पर बॉम्बिंग की और कतर को पता भी नहीं चला। अब एक तो ये थ्योरी है कि ऑलरेडी यूएस और इजराइल ने कोऑर्डिनेट किया था और कतर को पता था, लेकिन ये स्ट्राइक हुई। लेकिन कतर का ऑफिशियल स्टांसेस पर ऐसा नहीं है, जो कि अगेन इन राफेल एयरक्राफ्ट के फेलियर को शोर कर रहा है। इंडिया ने सेम यही राफेल जेट्स पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किए, उनमें से 3 पाकिस्तान ने शॉट डाउन किए। लेटर ऑन चौथे के बारे में भी रिपोर्ट है, बट कहा जा रहा है कि वो डैमेज हुआ था एक प्रोक्सिमिटी हिट की वजह से। लेकिन ये अपने आप में कितनी ज़्यादा कंसर्न की और शर्मिंदगी की बात है कि आपके पास राफेल, यूरोफाइटर, टाइफून, F-15 ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो पाकिस्तान की इन्वेंट्री में मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट से और इवन इंडिया की इन्वेंट्री में मौजूद किसी भी एयरक्राफ्ट से बेहतर हैं। ये तीनों 4.5 प्लस जनरेशन में आते हैं। वो आने वाले थ्रेट को काउंटर तो दूर की बात, वो डिटेक्ट भी नहीं कर पाए कि हम पर आया क्या है, किस चीज़ ने अटैक किया है, कहाँ से अटैक हुआ है। उसकी 2 रीज़न्स हैं। अगर तो ये मिली भगत है, पहली रीज़न। दूसरी रीज़न जो अगेन सच हो सकती है, वो इजराइल का सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। इजराइल ने सेम इसी तरह जब ईरान में अटैक्स किए थे, तो पहले दिन तो ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम भी स्क्रैम्बल करने का मौका नहीं मिला था। ईरान को पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से अटैक हो रहे हैं। तो इजराइल ने, हम कह सकते हैं कि वो लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं और एक वेल डेवलप्ड गल्फ नेशन में आके उन्होंने बॉम्बिंग की है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये उन्हीं कंट्रीज़ के लिए है जो अपने दिफा में कुछ करना चाहती हैं। अगर कतर अपने दिफा में कुछ नहीं करेगा तो इसी तरह ही है कि दूसरों पर आगे बॉम्बिंग होती रहेगी और कल को कतर की अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी खतरे में आ जाएगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।